हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियोस में हमने आपको फॉरेस्ट्री के लगभग आपको हम 4 वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, तो उनमें हमने आपको जो जितनी भी बातें बताई हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ आपके टॉपिक बचते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे एक तो आता है आपको फॉरेस्ट्री का टाइप होता है, जो कि फॉरेस्ट्री के कई प्रकार के कई टाइप्स होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, एक तो होता है आपका सोशल फॉरेस्ट्री, दूसरा होता है आपका इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, तीसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, और चौथा होता है आपका मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री। पांचवा होता है फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री और आपका रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। इनसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर हम एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी क्या डेफिनेशन होती है और इनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं, ताकि जो है हो सकता है किसी भी प्रकार से आपसे जो है एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हमें क्वेश्चन को और आंसर देने में थोड़ी सी सहूलियत होगी इनके बारे में, यदि हम जान लेंगे। देखिए क्या होता है, किसी भी वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज करते हैं हम, क्या कि उस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम रिलेट कर लेते हैं एक या दो चीजों से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल, सोशल का मतलब सोसाइटी, सोशल का मतलब सोसाइटी, मतलब सामाजिक। क्या? सामाजिक फॉरेस्ट्री। कैसी फॉरेस्ट्री? सामाजिक वानिकी जिसे हम कहते हैं, या सोशल फॉरेस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होगा कि जब हम, फॉरेस्ट्री का मतलब तो आप जानते ही हैं कि द कल्टीवेशन ऑफ ट्री क्रॉप्स, ठीक है, और उसके अंतर्गत हम कई प्रकार, ठीक है, तो फॉरेस्ट्री, और उसका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं वह आपका फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि आपको जहां पर, जैसे मान लिया कि ये जो है आपका कुछ एरिया है और यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, कुछ आपके घर बने हुए हैं, और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा एक दो वृक्ष भी लगे हुए हैं, एक दो ट्री आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये जो है कई ट्री लगे हुए हैं। तो यदि इस प्रकार की फॉरेस्ट्री जो होती है उसे हम सोशल फॉरेस्ट्री कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के घर के बाहर कोई वृक्ष लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए वह हो सकता है अजेडी रेक्टा इंडिका का। ठीक है, पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं, साइंटिफिक नेम यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस देख लीजिए, हमने वहां पर आपको साइंटिफिक नेम भी बता दिए हैं। तो जैसे अजेडी रेक्टा इंडिका का मतलब होता है नीम, जिसे हम मरगोसा भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका फाइकस बेंगालेंसिस हो सकता है, फाइकस रेलिगोसा हो सकता है, ठीक है, फैक्टोरिया बेंगालेंसिस, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इन चीजों को हम देख लेते हैं। क्या होता है कि जैसे आपका मान लेते हैं जैसे बरगद का पेड़ लगा हुआ है, नीम का पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है, या जो है आपका पीपल का पेड़ लगा हुआ है। तो यह जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। और सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जितने भी पेड़ हम ग्रो करते हैं, जितने भी पेड़ हम ग्रो करते हैं, उनका सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट होता है कि ग्रो लोकल पॉपुलेशन। ग्रो लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से हम इसको ग्रो करते हैं। यानी कि जितनी भी आपकी लोकल पॉपुलेशन होती है, यानी कि वहां पर रहने वाले जो भी आपके लोग होते हैं, जो भी आपका पीपल्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उनके बारे में, उनकी बातों को ध्यान रख करके ही हम ट्री का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, जो आपके लोकल पॉपुलेशन मतलब जो भी आपके लोकल पीपल्स होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, शायद हो सकता है कि उन्हें फ्यूल की आवश्यकता हो, उन्हें फॉडर की आवश्यकता हो। तो फ्यूल और फॉडर एज ए सच की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें इनमें से किसी किन्हीं चीजों की आवश्यकता हो सकती है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन और फॉडर का मतलब होता है चारा। तो इसी प्रकार से जब लोकल पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए जब हम ट्री का कल्टीवेशन करते हैं, तो वह आपकी सोशल फॉरेस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? सोशल फॉरेस्ट्री कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा, ये आप पहला टर्म समझ गए होंगे, सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी। लोकल पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए जब हम ऐसी फॉरेस्ट्री या ऐसी तकनीक का विकास करते हैं जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और हमारे प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सके, वह आपकी सोशल फॉरेस्ट्री कहलाती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। दूसरा होता है आपका इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। इंटेंसिव फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है?
शायद इंटेंसिव फॉरेस्ट्री को समझने से पहले एक टर्म आता है, शायद आपने पढ़ा होगा, इंटेंसिव फार्मिंग। क्या होता है? इंटेंसिव फार्मिंग होता है। इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले थोड़े से शब्दों में हम आपको बता देते हैं कि इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। देखिए, इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कि जब हम छोटे एरियाज पर, मतलब कम एरियाज पर हम ज्यादा इनपुट्स को लगाकर हम आउटपुट ज्यादा लेते हैं तो वही आपका कहलाता है क्या? इंटेंसिव फार्मिंग। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे देश इंडिया, मतलब इंडिया में ज्यादातर इंटेंसिव फार्मिंग ही हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आपकी जोते हैं, जितना भी लोगों के पास एरिया है, वह छोटे छोटे मात्रा में है। और ज्यादा से ज्यादा शायद आपको पता होगा कि लगभग स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर दोनों को यदि हम मिला लेते हैं तो आपके पास लगभग 86.6% का जो है आपका डाटा बैठता है। ठीक है, यानी कि 86.6% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को मिलाकर के आपका जो बचता है वह है आपका 86.6% एरिया। बाकी का बचा हुआ आपका जो भी आपका मीडियम फार्मर होते हैं या जो आपके लार्ज फार्मर होते हैं उनके पास है। ठीक है, तो यहाँ मतलब मेरा ये है कि सीधा सीधा छोटे फार्म, जो भी आपके छोटे फार्म होते हैं, जैसे आपके पास यदि जमीन है 1 एकड़ या 2 एकड़, तो उसमें यदि हम फॉरेस्ट्री करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा इनपुट लगाएं, और जिससे ताकि हो सकता है कि हमें आउटपुट अच्छा मिले। ज्यादा इनपुट्स को लगाकर यदि हमें आउटपुट अच्छे लेने की बात की जा रही है तो वहां पर इंटेंसिव फार्मिंग या इंटेंसिव फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी खेती जहां पर हम इनपुट्स को ज्यादा लगाते हैं छोटे एरियाज में और आउटपुट अच्छा लेने की बात करते हैं, तो वह आपका इंटेंसिव फार्मिंग होता है। और फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम ट्री का कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? ट्री, जो कि आपके फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। इंडस्ट्रियल से तात्पर्य होता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक, और उद्योग के लिए, किसके लिए? उद्योग के लिए। तो उद्योग का मतलब क्या होता है? जैसे इंडस्ट्रियल कि हम कोई ऐसी फॉरेस्ट्री की तकनीक अपनाएं जिससे जो है आपके कई इंडस्ट्री चल सके। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी आपकी वुड होती है, और वुड में जैसे कई प्रकार की जो आपके पेड़ होते हैं उनसे वैक्स निकलती है। क्या निकलती है? वैक्स निकलती है। या फिर आपके सॉ मिल्स हो सकते हैं, सॉ मिल्स, या आपके पल्प मिल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पल्प मिल। पल्प मिल का मतलब होता है जो भी उससे लुगदी निकलती है, जो भी इससे क्या नाम आपका पेड़ से, ट्री से जो भी आपका पल्प निकलता है, तो वह जो पल्प का प्रयोग करके हम कई प्रकार की इंडस्ट्री को चला सकते हैं। तो इन पर जो है इनका प्रयोग करके, और जैसे आपने सुना होगा जो भी आपका सिगरेट होता है, बीड़ी होता है, तो इनका प्रयोग करके हम इंडस्ट्री को हम चलाते हैं। माचिस की तीलियों में प्रयोग किया जाने वाला वो जो टीक होता है, टीक का प्रयोग हम माचिस की तीलियों को बनाने के लिए करते हैं। तो यही जो है आपके, यही उद्देश्य आपकी इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऐसी फॉरेस्ट्री जिनका जो है गुड्स, जिनसे हमें ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज प्राप्त होती है, ऐसे सर्विसेज प्राप्त होते हैं जिनका यूज हम इंडस्ट्रियल लेवल पर करते हैं, तो वही आपकी इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री कहलाती है। आई होप कि आपको ये 3 टर्म समझ में आ गए होंगे: सोशल फॉरेस्ट्री, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री। अगली बात आती है आपकी मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री। मल्टीपल का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा यूज करना, एक से अधिक बातों को, एक से अधिक चीजों को यूज करना। अब मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, some measure simultaneous use of a forest area for 2 or more purpose। 2 या 2 से अधिक, उस एरिया का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक किसी भी क्षेत्र पर करते हैं, 2 या 2 से अधिक पर्पस के लिए करते हैं, तो वह आपका मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ वुड विद फॉरेस्ट ग्रेजिंग फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या किया हमने? उसमें फॉरेस्ट भी लगा दिए, उसमें हमने फॉरेस्ट भी ग्रो कर दिए, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, पास्चर भी कर दिया, और उसके साथ साथ हमने जो है वाइल्ड लाइफ को भी हमने वहां पर रख लिया। और जो है आपका
हो सकता है कि हमने वहां पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी ग्रो कर लिया, हॉर्टिकल्चर ट्री को भी ग्रो कर लिया। तो यहाँ से हमें देखिए फॉरेस्ट यानी कि चारागाह, पास्चर मतलब चारागाह, फॉरेस्ट मतलब ट्री भी प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हमें टिम्बर भी प्राप्त हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जैसे बायोडाइवर्सिटी की आदि समस्या और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर ट्री यानी कि जितने भी आपके जैसे आम का पेड़ हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जैसे आपका लीची का पेड़ हो गया, तो ये जो है आपके जितने भी ऐसे ट्री होते हैं वही आपके हॉर्टिकल्चर ट्री होते हैं। तो इनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री, ऐसी तकनीक को जब हम विकसित करते हैं तो ऐसी तकनीक आपकी मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, बात करते हैं फार्म फॉरेस्ट्री की। बात करते हैं फार्म फॉरेस्ट्री की, तो फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है? फार्म का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, फार्म का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र या कोई भी एरिया या कोई भी खेत। ठीक है, हिंदी में कहें तो उसे हम खेत कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो उसे हम फार्म या एरिया कह सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं फार्म फॉरेस्ट्री की, तो फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जब हम अपने फार्म पर लगाई हुई क्रॉप्स के साथ साथ ट्री का कल्टीवेशन कर देते हैं या फॉरेस्ट्री उसमें हम अपना लेते हैं, तो ऐसी कल्टीवेशन आपकी फार्म फॉरेस्ट्री कहलाती है, या ऐसी फॉरेस्ट्री आपकी फार्म फॉरेस्ट्री कहलाती है। और इसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि इंक्रीजिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना। और हमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी होने वाली जो मेजर क्रॉप्स है उससे जब हमें हानि होने लगती है या हमें लगता है कि इसमें अब हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी खासी नहीं होगी, तो हम वहां पर क्या कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में हम जो है फार्म फॉरेस्ट्री को अपना लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हालांकि फार्म फॉरेस्ट्री को अपनाने का मतलब यही होता है कि जैसे मान लिया ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, हमने क्या किया यहाँ पर बीच में तो हमने इनमें क्रॉप्स लगा दी, और क्रॉप्स लगाने के बाद हमने क्या किया, इनके आसपास हमने क्या कर दिया, ट्री का कल्टीवेशन कर दिया। तो ट्री का कल्टीवेशन करने का मतलब हो गया कि इससे जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वह जो है हमें इकोनॉमिक यील्ड भी देगा, यानी कि उसका प्रयोग करके हम अपनी फार्म की जो इनकम होती है उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो क्रॉप्स तो हमें यील्ड देंगी ही देंगी, लेकिन उसके अलावा जो हमने यहाँ पर ट्री लगाए हुए हैं उससे निकलने वाला जो भी आपका मटेरियल होगा, जो भी आपकी गुड्स होंगी, तो उनसे क्या होगा कि वह हमारे यील्ड को क्या करेंगे, वह हमारे यील्ड को और प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे फार्म फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा एलए क्रॉपिंग शायद आप जानते होंगे, विंड ब्रेक्स जानते होंगे, शेल्टर बेल्ट्स जानते होंगे। एलए क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, शायद आपने सुना होगा एलए क्रॉपिंग का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं गलियारा खेती। एलए क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे जब हम क्या करते हैं कि दो दो ट्री यानी कि दो ट्री की जो रो होती है, ट्री की रो, दो लाइनों के बीच में जो पड़ी हुई जगह होती है वहां पर जब हम कोई क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो वही क्रॉप्स आपकी या वही खेती आपकी क्या कहलाती है, गलियारा खेती या एलए क्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, गलियारा खेती या एलए क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ग्रो कर दिया, यहाँ पर हमने ट्री लगा दिए, और ट्री लगाने के बाद बीच वाले क्षेत्र को हमने क्या किया, बीच वाले क्षेत्र में हमने जो खाली पड़ा हुआ था वहां पर हमने क्या किया, कोई क्रॉप्स को ग्रो कर लिया। जब हमने क्रॉप्स को ग्रो कर लिया तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम उसे एलए क्रॉपिंग कह देते हैं। ठीक है, तो जब हम दो दो वन वृक्षों की लाइनों के बीच में जो पड़ी हुई जगह होती है वहां पर हम खेती करते हैं तो उसे हम एलए क्रॉपिंग कह देते हैं। इसे भी हम फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो एलए क्रॉपिंग को भी हम फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा आपका आपने सुना होगा विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स, इन्हें भी विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स को भी हम फार्म फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका विंड ब्रेक्स होता है, विंड ब्रेक्स को क्यों लगाया जाता है, विंड ब्रेक्स को इसीलिए लगाया जाता है कि जो भी आपका इनका जो एरिया होता है, जो भी इनकी साइड होती है वह क्या होती है, वेस्ट ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ में हम क्या कर देते हैं, इनकी रो लगा देते हैं, ट्रीज की रो लगा देते हैं। और ट्रीज की रो लगाने से हमें क्या होता है, एक तरफ इधर लगा दिया, एक तरफ इधर लगा दिया, तो यहाँ से जो भी आने वाली आपकी यहाँ से एयर होती है, विंड होती है, उसके मूवमेंट को
विंड वेलोसिटी को रिड्यूस कर देती है। क्या कर देती है? विंड वेलोसिटी को रिड्यूस कर देती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जो विंड ब्रेक्स या शेल्टर बेल्ट्स होती हैं वह क्या करती हैं? तो विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स हवा को रिड्यूस करती हैं, एयर को रिड्यूस करती हैं, लेकिन कितना? तो वह अपनी हाइट का, जितनी उस पेड़ की हाइट होगी उस पेड़ की हाइट का लगभग 25 गुना, कितना? 25 गुना, 25 गुनी दूरी तक वह क्या कर देती है? 25 गुनी दूरी तक वह जो है उसकी विंड वेलोसिटी को रिड्यूस्ड कर देती है। ठीक है, यही काम होता है शेल्टर बेल्ट्स का। शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि विंड ब्रेक्स में सिंगल रो ऑफ ट्री लगाते हैं, जबकि शेल्टर बेल्ट्स में हम मल्टीपल रो ऑफ ट्रीज लगा देते हैं। तो विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स को भी हम कहां पर इंक्लूड करते हैं? फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर हम इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एक्सटेंशन फार्मिंग, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जहां पर आपको एक्सटेंशन, शायद आई होप कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर में आपने एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। एक्सटेंशन एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री नहीं, एक्सटेंशन एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा होगा। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज का विस्तार करना। क्या करना? किसी भी चीज का विस्तार करना, किसी भी चीज को एक बड़े एरियाज पर उसको फैलाना, विस्तार करना, उसको फैलाना। एक्सटेंशन का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को यदि वह चीज कम है तो उसे फैलाना। तो फॉरेस्ट्री का, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब यहाँ पर यही होता है कि हम क्या करते हैं? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी आपकी, जो भी आपके ट्रीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं? जहां पर भी इनका एरिया कम होता है तो उनको हम वहां पर ग्रो कर देते हैं या उनको वहां पर हम लगा देते हैं। तो जब जहां पर उनका एरिया कम होता है उनको एक अलग तरीके से एफॉरेस्टेशन करना, उनका यानी कि ट्रीज का एफॉरेस्टेशन करना ही क्या कहलाता है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी कि ट्री के एरिया को बढ़ाना एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्स का मतलब होता है विस्तार करना। क्या करना? विस्तार करना। किसका? फॉरेस्ट्री का। और फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आप क्या करते हैं? वृक्षों को लगाते हैं, जिससे हमें टिम्बर प्राप्त होता है, फ्यूल प्राप्त होता है, फूड प्राप्त होता है, फ्रूट प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जितने भी आपकी फॉडर ग्रासेस होती हैं और आपके स्कैटर्ड फॉडर ट्री होते हैं, फ्रूट ट्रीज होते हैं, फ्यूल वुड्स ट्री ऑन सुटेबल वेस्टलैंड, और इनका हम प्रयोग, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? मिक्स्ड फॉरेस्ट्री और आपकी मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री और आपकी मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री में थोड़ा सा अंतर होता है। मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री का अंतर मतलब होता है कि जो कि हमने आपको बताया, इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ फार्म पर करते हैं, जबकि मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का क्या होता है? मिक्स्ड फॉरेस्ट्री को हम अपने घरों के आसपास पड़ी हुई जगह या फिर कहीं पर भी आपको जगह खाली दिखाई दे रही है तो वहां पर हम एक पेड़, दो पेड़, चार पेड़ लगा देते हैं। छोटे छोटे पेड़ों को भी लगा देते हैं, जैसे आपने अपने घरों में लगाए भी होंगे, हो सकता है, और आसपास आपने लगे भी देखे हुए होंगे। एक पेड़, दो पेड़ या चार पेड़ जो कि आपको किसी ना किसी रूप से लाभदायक होते हैं, उन पेड़ों को हम लगा देते हैं। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में जैसे आपने क्या किया? पास्चर के लिए लगा दिया या कोई फ्रूट के लिए लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने घरों के आसपास या अपने घरों में ही कई पेड़ लगा देते हैं। जैसे आपने कई लोगों के घरों में गुआवा का पेड़ लगा हुआ देखा होगा, या आसपास कहीं मैंगो का पेड़ लगा हुआ देखा होगा, उसके अलावा नीम का पेड़ लगा हुआ देखा होगा। तो ये सब कल्टीवेशन आपके फार्म फॉरेस्ट्री या मिक्स्ड फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। याद सिर्फ इतना रखना है कि मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री और मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का अंतर सिर्फ इतना होता है कि मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री जो होती है वह हम कहां पर अप्लाई करते हैं? वह हम आपकी फार्म पर अप्लाई करते हैं, जबकि मिक्स्ड फॉरेस्ट्री आपकी घरों में या उसके आसपास पड़ी हुई जगह होती है, वहां पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। रिक्रिएशनल, अगला नंबर आता है आपका रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के बारे में। बात करते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के बारे में। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री क्या होता है? क्रिएशन, क्रिएटेड। अंतर देखिए, क्रिएशन, क्रिएटेड। क्रिएटेड माने, क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना।
क्रिएटेड का मतलब क्या होता है, बनाना, और क्रिएशन उसी से लिया गया है, क्रिएशन और रिक्रिएशन मतलब दोबारा से। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई कुछ ऐसा नया बनाते हैं जो कि हमें ऐसा लगे, ऐसी फॉरेस्ट्री को अपनाते हैं जिससे थोड़ा हमें इंटरटेनमेंट मिल सके। क्या मिल सके, रिक्रिएशन का मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं इंटरटेनमेंट। यानी कि इसमें हम ऐसे ट्रीज को ग्रो करते हैं जो कि हमें देखने में थोड़े अच्छे लगे। इसमें हम श्रब्स को ग्रो कर लेते हैं। श्रब्स जो होती है, श्रब्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसा ट्री जिसकी हाइट 0.5 मीटर से अधिक और 5 मीटर से कम होती है, यानी कि मोर देन 0.5 मीटर एंड लेस देन 5 मीटर इज नोन एज ए श्रब्स। ठीक है, तो श्रब्स को उगा देते हैं, और ऐसी श्रब्स जो हमें देखने में अच्छी लगती है, यानी कि अलंकृत पौधे जिसे हम कह सकते हैं, वह तो आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री में ऐसे पौधे श्रब्स कहे जाते हैं। तो ऐसे पौधों को ग्रो करना जो कि हमें देखने में अच्छे लगते हो, इंटरटेनमेंट देते हो, और थोड़ा सा हमारे आंखों को सुख चैन की प्राप्ति होती हो, तो उसे हम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री कहते हैं। अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो क्या करना, गूगल पर जाना और गूगल पर सर्च करना रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री आप जैसे ही लिखेंगे वहां पर इमेज दिखेगी। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना तो आपको बहुत सारी इमेज देखने को मिल जाएंगी। आप पक्का गारंटी के साथ समझ जाएंगे कि रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री, और इसके अंतर्गत आने वाले जो भी टर्म्स थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको बताना थोड़ा सा जरूरी है, और जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उनके बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो उसमें इसके बाद आपका जो है कुछ पोर्शन बचेगा। सिर्फ एक वीडियो और डालेंगे जो कि आपके किसके लिए है, जो कि आपकी कुछ कल्टीवेशंस है, और उनमें सिर्फ वही पार्ट हम डालेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो और आएगा, आपका पूरा का पूरा फॉरेस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बचा हुआ है। देखिए बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में शायद हम आपको बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा से कुछ टर्म ऐसे थे जो कि आपसे डायरेक्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली फाइंड के माध्यम से, तो उनके बारे में हम बता देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है शिफ्ट होना। क्या होना, शिफ्ट होना। शिफ्ट होने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अपने गांव घरों में रहता है, तो जब वह गांव से शहरों की ओर जब वह पलायन करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि वह गांव से शहर की ओर शिफ्ट हो गए, यानी कि वह वहां पर रहने लगे, तो हम उनसे कहते हैं कि वह वहां से वहां पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो उसी से ये लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसी खेती जहां पर हम क्या कर देते हैं, अपने जो भी जंगल होते हैं उनको हम जला देते हैं, और या फिर उनको हम काट देते हैं। क्या कर देते हैं, या तो हम जला देते हैं यानी कि बर्न कर देते हैं, और या फिर जला देते हैं। क्या कर देते हैं, या फिर इसे हम जला देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो भी हमारे पास जगह बचती है, क्या बचती है, जो भी जगह बचती है, यानी कि जो भी जगह बचती है वहां पर हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम ट्री ग्रो कर देते हैं, वहां पर हम खेती करते हैं। तो ऐसी कल्टीवेशन आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। यह कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम एंड दियारा खेती या स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा बल्ट या स्लैश्ड फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, स्लैश्ड कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। बल्ट या स्लैश्ड कल्टीवेशन, दियारा खेती या झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें टर्म पूछा जाता है कि लैंड इज रोटेटेड बट क्रॉप इज फिक्स्ड। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें लैंड तो रोटेट होती रहती है, मतलब लैंड को हम बदलते रहते हैं, लेकिन क्रॉप को हम नहीं बदलते हैं। तो वह आपकी खेती कौन सी कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। कौन सी कृषि कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। मेनली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। यह इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में की जाती है। कौन से स्टेट में की जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में की जाती है। कहां कहां पर, जैसे आपका एमपी हो गया मतलब मध्य प्रदेश, झारखंड,
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में यह खेती अधिकतर की जाती है क्योंकि इन राज्यों में जंगल अधिक होते हैं और ज्यादातर भूमि जो है वह जंगल से घिरी हुई होती है। तो अपनी अपनी खाना पूर्ति करने के लिए वह क्या करते हैं, वह इन वृक्षों को जला देते हैं और जलाने के बाद जो भी जगह बचती है, जो भी जगह मिलती है, या उनको कट कर देते हैं, उसके बाद जो भी जगह मिलती है उस जगह को यूज कर लेते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। लगभग 2 से 3 साल तक वहां पर कल्टीवेशन करते हैं और कल्टीवेशन करने के बाद जब तक वहां पर ऑर्गेनिक मैन्योरिंग या फिर जब तक वहां पर आपको ऑर्गेनिक मैटर या फिर फर्टिलाइजर मिलते रहते हैं, फर्टिलाइजर तो नहीं बल्कि उसमें जो भी आपके पोषक तत्व, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी जैसे ही कम होने लगती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे ही उसकी कम होने लगती है, तो वह एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वह क्या करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं और उन जंगलों को पुनः काटते हैं, खड़े हुए जंगलों का डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उन जंगलों को काटते हैं और काटने के बाद उनको जलाने के बाद जो भी, क्योंकि जलाने से क्या होता है, जलाने पौधे में कई प्रकार के, आपको पता है पौधे में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। तो जब ये पोषक तत्व तो पाए जाते हैं तो वह हमारी मृदा में जल करके मृदा में मिल जाते हैं और जो कल्टीवेशन करते हैं वह उसका प्रयोग कर लेती है। तो जब यह कुछ समय बाद यह खत्म हो जाते हैं तो 2 से 3 साल बाद यह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या ऐसी खेती को हम कह देते हैं क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसे दियारा खेती, या इसे झूम कल्टीवेशन, या इसे स्थानांतरित कृषि या बर्ट एंड स्लैश फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अब ये नाम हमने आपको सभी इसलिए बता दिए, हो सकता है कि एग्जाम में आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना पूछ के आपसे बर्ट एग्रीकल्चर या स्लैश फार्मिंग या झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती या दियारा खेती के नाम से भी आपसे पूछ सकता है। तो ये बात थी आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। देखिए बात करते हैं टोंगिया सिस्टम के बारे में। टोंगिया सिस्टम क्या होता है, टोंगिया सिस्टम में हम क्या करते हैं, यह जो है आपका टोंगिया सिस्टम एले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग और आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन लगभग आपके मिलते हुए ही टर्म होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना और अच्छे से देख लेना ताकि जो है आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए बात करते हैं टोंगिया सिस्टम के बारे में। टोंगिया सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, जो आपके जंगल होते हैं उनको हम काट देते हैं और काटने के बाद हम वहां पर जो पड़ी हुई जगह होती है वहां पर हम कल्टीवेशन करते हैं। तो ऐसी कल्टीवेशन आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। जबकि टोंगिया कल्टीवेशन या टोंगिया सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो भी आपके वन वृक्ष होते हैं उनको हम काटते नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, जो आपका वृक्ष लगा हुआ है, मान लिया कि ये आपका वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है, मान लिया कि ये आपके ट्री लगे हुए हैं। अब इन ट्री के बीच में कुछ तो स्पेस होता है, क्योंकि जो ट्री होते हैं, जो वन वृक्ष होते हैं, उनके बीचों बीच जो भी स्पेसिंग रखी जाती है वह थोड़ी वाइडली होती है। वाइडली का मतलब लगभग हो सकता है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की जो स्पेसिंग है कम से कम 10 मीटर या 8 मीटर की तो होती ही होती है। तो उनके बीच में जो भी वाइड स्पेस होता है, जो भी आपकी वाइडली स्पेसिंग होती है, पड़ी हुई जगह होती है, उसका हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो उसी यूटिलाइजेशन करने की व्यवस्था को ही हम क्या कह देते हैं, टोंगिया सिस्टम कह देते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई हो तो क्या करना, गूगल पर जाना, सर्च करना टोंगिया कल्टीवेशन या टोंगिया सिस्टम, आपको बात क्लियर कट समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक खेत है, ठीक है, एक आपके पास एरिया है, एक जो है आपके फील्ड है, और फील्ड पर क्या हुआ, आपने फॉरेस्ट्री के लिए कुछ जो है फॉरेस्ट्री करने के लिए आपने कुछ पेड़ लगा दिए। मान लीजिए कि आपने क्या किया, यूकेलिप्टस का एक फॉरेस्ट बना दिया। फॉरेस्ट का मतलब यूकेलिप्टस का एक बाग लगा दिया, ठीक है, यूकेलिप्टस का लगा दिया। लगभग मान लीजिए वह 1 हेक्टेयर का है। तो जो है उसमें क्या किया आपने, यूकेलिप्टस लगा दिया। यूकेलिप्टस की जो दूरी है लगभग आपने जो भी रखी हो, ठीक है, तो उसके बीच में जो पड़ा हुआ स्पेस है, यूकेलिप्टस के बीच में जो भी पड़ा हुआ स्पेस है, उसमें हम छोटी छोटी जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप्स होती हैं उनको हम ग्रो कर लेते हैं, या सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं उनको हम ग्रो कर लेते हैं। जो भी उनके बीच में पड़ी हुई जगह होती है उनके बीच में ग्रो करना ही आपका क्या कहलाता है, टोंगिया कल्टीवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, टोंगिया कल्टीवेशन कहलाता है। जो ये जगह आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसका हम क्या,
इसका हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, और यूटिलाइजेशन करने के इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? टोंगिया सिस्टम या टोंगिया कल्टीवेशन कह देते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। टोंगिया हिली कल्टीवेशन, बर्मीज वर्ड कॉइन्ड इन 1850s। मतलब ऐसी कल्टीवेशन जिसे हम बर्मीज वर्ड से लिया गया है, जो कि कहा 1850s में। 1850s का मतलब 50s का मतलब हो गया 1850 वाला, और 50 से लेकर के 60 तक का जो पूरा दशक होता है उसे हम 1850s, जहां पर एस लगा हो लास्ट में, उसका मतलब होता है वह पूरा का पूरा दशक माना जाता है। इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बरंडीज 1890, यानी कि इंडिया में यह कब आई? इंडिया में यह आई 1890 में। कब आई? 1890 में। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1896 इन नॉर्थ बंगाल, यानी कि जो आपका नॉर्थ बंगाल है, उत्तरी बंगाल है, उसमें 1896 मतलब 1896 में इसे एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापना इसकी की गई, इसे एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इन साउथर्न मतलब दक्षिण में, इन इंडिया भारत में, भारत के दक्षिण में। द सिस्टम इज कॉल्ड कुमरी। इसी टोंगिया कल्टीवेशन को दक्षिण मतलब साउथ स्टेट्स में इसे हम कुमरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कुमरी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपको सभी टर्म समझ में आए होंगे। जो ये आपको डेट दी हुई है, इनको थोड़ा सा देख लेना। 1850 में इसको जो है यह टोंगिया वर्ड या बर्मीज वर्ड लाया गया 1850 में। इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय बरंडीज 1890 में। और जो आपका स्टेब्लिश हुआ कहां पर? नॉर्थ बंगाल में। कब हुआ? 1896 में। तो आपको 3 सन याद करनी है, 1850, 1890 और 1896। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। अभी तक आप हमारे यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, वहां पर हम आपको इसके नोट्स और जो है इसके क्विज भी करवाते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया और यदि शेयर नहीं किया है, प्लीज हमारा पूरा का पूरा जो चैनल है उसकी लिंक लेकर के आप एक बार कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसकी लिंक लें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दें, और सभी को बता दें कि इस चैनल पर आपको पूरी की पूरी जानकारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट और जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, बल्कि सेमेस्टर एग्जाम की अच्छे से जानकारी दी जाती है और अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं जब हम आपके लिए इतना करते हैं। तो ठीक है, आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।